मेरी अस्थियों को आप कहीं और ना बहाइएगा। मेरी मौत के बाद आप कोर्ट के सामने जो गटर बना हुआ है वहां पर बहा दीजिएगा। ये कहना है जिन्होंने सुसाइड किया है अतुल सुभाष, उन्होंने। और इस कहने के साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो जज हैं, उनके ऊपर भी लगाए हैं। और काफ़ी कुछ है उनकी जो सुसाइड वीडियो उन्होंने लगभग 90 मिनट का बनाया है और 24 पन्ने का उनका सुसाइड नोट है कि दहेज के एक तरफा कानून से कैसे एक व्यक्ति की ने को इस हद तक मजबूर कर लिया कि उसने अपनी जान दे दी। और अपने जो सास हैं और साले हैं और चाचा ससुर के ऊपर तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, लेकिन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और लगभग 90 मिनट का उनका वीडियो है, तो पूरा वीडियो तो नहीं, लेकिन जो मेन है पार्ट उसका एक छोटा सा मैं वो आपके सामने रखता हूँ। और इस वीडियो को करने का मकसद मेरा यही था कि ये खाली क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक भारतीय न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक सवाल खड़े करने वाली ये घटना है जो घटित हुई है, जिसमें बेंगलोर के इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर कर अपनी जान दी है। पहले आप ये वीडियो देखें जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट। That's the right solution, what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाए गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ।
अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। तो आपने ये क्लिपिंग देख ली उनकी, काफ़ी दुख भरी है, दुखद है, कितनी मानसिकता, किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रहे होंगे और कितने दुख में रहे होंगे जब इन्होंने ये घटना की होगी। लेकिन इस सब से इतर उनके पिता परिवार का भाई रो रो के बुरा हाल है, और उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कई मामले दर्ज करा रखे थे। उतनी उनकी पत्नी उनसे लगभग 3 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। अतुल जो है बेंगलोर सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जो काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। अतुल सुभाष की मौत के बाद परिवार का बुरा हाल जो बहुत नेचुरल है, माँ बाप भाई सबकी बुरी दशा है और मेरी संवेदना उनके साथ है। और उनके पिता ने बड़े गंभीर सवाल खड़ा किए हैं और उन्होंने खुद अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में काफ़ी गंभीर सवाल इंडियन जुडिशरी के ऊपर खड़े किए और भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो चल रही थी उसके ऊपर खड़ी किए। और साथ ही साथ उन्होंने कंप्लेन करने की बात भी की कि वो अमुक जज के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ उनके पिता ने गंभीर सवाल खड़े किए। उनके पिता पवन कुमार का कहना है कि मध्यस्थता की कोर्ट कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के नियम को नहीं मानते हैं। मेरे बेटे को 40 बार बेंगलोर से जानपुर जाना पड़ा। उनकी पत्नी उस पर हर दिन नए आरोप लगा रही थी। वो निराश जरूर हुआ था लेकिन उसने महसूस कभी नहीं करने दिया कि वो ऐसा कुछ घटित हो जाएगा। और अचानक से हमको ये खबर मिली। 2019 में इन लोगों की शादी हुई थी। आत्महत्या के वक्त जो टी शर्ट अतुल ने पहन रखी थी उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। आत्महत्या करने के बाद उन्होंने वीडियो बनाया जो मैंने उसकी छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाई, और उनका सुसाइड नोट लगभग 24 पन्ने का है। 2019 में उनकी शादी हुई। उन्होंने दावा किया कि शादी के 2 साल बाद ही उनकी पत्नी ने उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न, हत्या और अप्राकृतिक यौन शोषण के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी गुजारा भत्ता के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। उनकी पत्नी ने उनके बेटे का चेहरा तक उनको नहीं देखने दिया। शादी के बाद उनकी पत्नी के पिता की मौत किसी बीमारी से हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। उनके अनुसार फैमिली कोर्ट ने मामला खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे, ये उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 साल में 120 बार पेशी पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जज के सामने उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, जिसे सुनकर जज भी ठहाका मारकर हंसने लगी थी। और ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, लगभग 80-90 मिनट का उनका वीडियो है। अंत में उन्होंने यह कहा कि मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से ही कोर्ट और पुलिस का सिस्टम काम करता है, और यही पैसे से ही वो मेरे परिवार और दूसरे अच्छे लोगों को परेशान करेगा, मेरे टैक्स के पैसे से ही। इसलिए वैल्यू की सप्लाई जो है ख़त्म होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच कर रही है, पारिवारिक कलह का मामला सामने है और उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो फैन से लटक के उन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन उन्होंने एक गंभीर सवाल जो है इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के ऊपर खड़े किए हैं। और जो डिवोर्स जो तलाक का जो अपने यहाँ परिकल्पना या संकल्पना या नियम है, और जो एलिमनी जो मुआवजे की रकम है वो कितनी होनी चाहिए या किस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर एक गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। उनके पिता का ये वीडियो देखिए, वो उनके पिता क्या कह रहे हैं। हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था?
उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से बना जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते हैं। उनके पिता के आरोपों को सुना। उनके पिता या अन्य लोगों का यही कहना है कि जो एक तरफा कानून है दहेज का या महिलाओं को सुविधा देता हुआ जो झुकाव महिलाओं की तरफ है कानून का, उसी ने इस व्यक्ति की जान लेने पर मजबूर कर लिया और इसलिए उसने सुसाइड किया। और उन्होंने ये टिप्पणी जो खुद अतुल प्रधान ने अतुल सुभाष ने जो है टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मरने से पहले उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को पत्नी या परिवार वाले न ले पाएं, मेरे अस्थि का विसर्जन तब तक ना हो जब तक मुझे प्रताड़ित किए जाने वालों को सज़ा नहीं मिलती, मेरे पिता को झूठे केस से बरी किया जाए। मरने से पहले अतुल ने एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल ने कहा कि केस को रफा दफा करने के नाम पे 5 लाख रुपए की मांग थी। मेरे मरने के बाद मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। मैं इस जज की शिकायत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मेल करने वाला हूं। मैं अपने माता पिता भाई से माफ़ी मांगता हूं। माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे मम्मी पापा का सहारा बनना था उस उम्र में मैं उन्हें दुख देकर जा रहा हूं। ये गंभीर टिप्पणियां हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर जो जज हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं और साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था पे भी गंभीर सवाल हैं कि इतनी रकम या एक तरफा झुकाव जो कानून का ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और सरकार को भी जागना चाहिए और देखना चाहिए कि दोनों तरफ ही झुकाव रहे, ऐसा ना रहे कि एक तरफा झुकाव ही रहे। और ऐसे पुरुष जो है प्रताड़ित काफ़ी हद तक हो रहे हैं, लेकिन यह है कि ये एक मामला सामने आया है और बहुत से लोग अंदर ही अंदर घुट के भी जी रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। और इस अपडेट को लाने का मकसद यही था, क्योंकि है तो ये क्रिमिनल केस, पर इस अपडेट को लाने का मकसद यही था कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे जो गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो कानून का झुकाव एक तरफा है, उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।